Hello dear student of class 11, this is your physics teacher Anshuman sir, and today here we are going to start our new chapter, that is the chapter number 8 of your syllabus, and chapter name is gravitation. And this is very important chapter and you already studied in class 9th. Let me see this first syllabus of this chapter. So syllabus we have to cover in this chapter will be this. In this we have to first discuss about the universal law of gravitation, that is known as the Newton's universal law of gravitation. After that we will discuss about the acceleration due to gravity, and we just understand what is the difference between gravitation as well as gravity. Gravity और gravitational में क्या difference होता है इसको हम बात करेंगे. After that we just discuss about how the value of g it changes uh, with altitude and depth, right? So this is very important topic and oftenly in the examination these topics are coming. Now after that we will discuss some important concept which is used, that is the gravitational potential energy, gravitational potential. After that we just about the satellites, and for the satellites and planet, what is the meaning of escape velocity, what is the meaning of orbital velocity, and what is the relation between them. After that we discuss about the geostationary satellite. So dear students, this is the reduced syllabus of your chapter 8, and in this chapter Kepler's law of planetary motion are removed, so we are not going to discuss that. We just discuss only these topics which is given your syllabus. So let me see the chapter. Okay student, let me cover this chapter. The chapter name is gravitation. So let me start. So the first topic of this chapter is the history of the gravitation, how the gravitation come into play, and how we know about the gravitation. So early days it assumed that all the planets are revolving around the earth, and its recognition by Italian physicist Galileo. सबसे पहले जो है गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देख करके बताया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो रिमूव करते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसा पहले माना जाता था. बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. आज के टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टैको बैरे ने अपने लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है प्लैनेट्स की स्टडी में निकाल दिया, और बहुत सारी चीज़ों को जो है इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है जिसको कभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे. तो टैको बैरे जो थे उन्होंने अपनी पूरे लाइफ का लगभग 60 से 70 साल का जो समय था उन्होंने पूरे रिसर्च पे निकाल दिया, बट वो कभी किसी कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच पाए. इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जोहानस कैपलर. जोहानस कैपलर ने इनके डाटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद 3 इंपॉर्टेंट रूल्स दिए जिसे हम लोग कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं. शायद आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा. तो हम फटाफट देख लेते हैं, हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैपलर्स साहब ने क्या बताया. सो कैपलर फर्स्ट लॉ ये कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, जैसे कि गैलीलियो ने बताया था कि अर्थ जो है वो स्टैटिक है, उसके चारों तरफ सभी प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. कैपलर्स ने देखा, कैपलर्स ने टाइको ब्रे के डाटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है. जो हमारा अर्थ सन है वो एक स्टैटिक कंडीशन में है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसके चारों तरफ मूव करते हैं. तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट करता है ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स. मतलब वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है. आप देख रहे हैं कि अंडे के शेप में जो है अर्थ हमारा चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो है वो मूव करता है, और सन जो होता है एक कॉर्नर पर होता है, एक फोकी पर होता है, ठीक है. सेकेंड लॉ कैपलर्स का ये था. अब देखिए कैपलर्स ने डाटा को एनालाइज करके बताया था, उनका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था. लेकिन आज के टाइम पे जब हम लोग किसी प्लैनेट को भेजते हैं, किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं, नॉट प्लैनेट, जब भी किसी सैटेलाइट को हम लोग भेजते हैं तो ये जो कैपलर्स के लॉज हैं ये अप्लीकेबल होते हैं. तो सेकंड लॉ ये कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि सन और अर्थ को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एरिया लग रहा होगा कि एरिया लग रहा है, लेकिन इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है. सो द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्विप्स आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. ये इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल एरिया क्या करता है, जो है स्विप करता है. जब ये दूर वाली कंडीशन पे होता है उस टाइम पे इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब ये पास में पहुंचता है सन की स्पीड बढ़ जाती है, इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है. लेकिन ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करता है, स्वैप करता है, ठीक है. तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है जो कि अभी आप लोगों को नहीं बताया जाएगा क्योंकि सिलेबस से ये हटा दिया गया है. कैपलस का जो थर्ड लॉ है इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं.
इस लॉ के अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ द टाइम इन पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लानट, रिवोल्यूशन का मतलब कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ कितने अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ कितने समय में अपना एक चक्कर के, हम लोग कैपलस के थर्ड लॉ को स्टडी करते हैं जिसको हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। कैपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो हमें ये बताता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दैट्स मीन कि अर्थ और सन को मिलाने वाला जो एक लाइन है उसका जो क्यूब होगा वो सन को अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में जो टाइम लगा उसका जो रिवोल्यूशन टाइम है उसके क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहाँ पे ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको प्रूव भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी हुई, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये सब पहले बताया जाता था बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। नाउ अगेन कम इन टू द इम्पॉर्टेंट रूल दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपके सिलेबस में रखा गया है। ये न्यूटन के द्वारा प्रपोज किया गया था इन 1668 में, राइट। ये 17वीं सेंचुरी की बात है जिसमें उन्होंने 1668 में न्यूटन्स ने ये लॉ दिया था। इन्होंने बताया कि जो दो मासेस होते हैं हमारे यूनिवर्स में, दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड से वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और इनका जो फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर का। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है जिसे हम जी कहते हैं। आपको बाद में डिस्कस करेंगे कि जी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। दिस जी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू निकाली गई बाद में एक्सपेरिमेंटली, दिस विल बी 6.67 इंटू 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हमारे नेचर में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ये मास है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस ली जाती है वो उसके सेंटर ऑफ मास से ली जाती है, क्योंकि बल्कि बॉडीज़ की बात हो रही है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में भी काम करती है बट वो इतनी निग्लेजिबल होती है कि आप उसे फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए आगे डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाला गया है, तो आप लोग जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। दैट इज़ m⁻⁻1 l⁻3 t⁻2 इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम सिचुएशन जैसे बताई थी मैंने आपको, तरीका वही है। ये F12 लिखना है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दिस विल बी कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r21। ठीक है, r21 का मतलब डिस्टेंस जिधर से जिधर की तरफ फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखें। तो ये आप देख लें इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। F12 दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि अट्रैक्टिव है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा दूसरे मास से लिया जाएगा, इसलिए r21 हो जाएगा और r12 हो गया। तो इससे प्रूफ होता है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है कि ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स। ये नई चीज़ आपको जानने को पता चलेगी। सेंट्रल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में काम कर रहा है ना, उनके बीच में जो काम कर रहा है उनके लाइन ऑफ एक्सिस के लॉन्ग काम करता है। ठीक है, जैसे ये देखो आप, ये है ना, तो इन पे जो फोर्सेस काम कर रहा होगा, इन दोनों मासेस को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके लॉन्ग काम कर रहा होगा, है ना। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। आगे चल के उसकी कंडीशन भी देखेंगे हम लोग सेंट्रल फोर्स कैसे कहेंगे। और सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर बहुत सारे मासेस हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर बहुत सारे मासेस हैं तो वो एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज आर अनअफेक्टेड बाय द अदर फोर्सेस। मतलब दो इंडिविजुअल मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ये दूसरे मास के बीच में लगने वाले फोर्स से अनफेक्टेड होता है। आ रही बात समझ में, मतलब जो फोर्स m1 और m0 के बीच में काम कर रहा होगा उस वाले फोर्स को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो m2 हो चाहे m3 हो। समझ में आ रही बात, सबका अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स होगा। तो इस तरह से हम सबका अलग अलग निकाल करके सबको आपस में ऐड कर लें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इसका अलजेब्रिक सम आप निकाल लो, मतलब सबको आपस में ऐड कर दो। तो देखिए इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया गया। अब एक न्यूमेरिकल है आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप उसे देखें और उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। अगली बात आती है कि इनर्शियल मास क्या होता है। इट इज़ द मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड डज नॉट चेंजिंग द पोजीशन। मतलब एक ऐसा मास
जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम इनर्शियल मास कहते हैं। जैसे दीवार हो गई, वॉल हो गई, तो वॉल तो अपनी जगह पे हमेशा खड़ी रहती है। कोई बल्की बॉडीज़ हो गई, स्टोन हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब अपनी जगह पे। इनर्शियल ग्रेविटेशनल मास क्या होते हैं? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ओवर अ बॉडी बाय द अर्थ और अ प्लैनेट, राइट। किसी दूसरी बॉडी के द्वारा किसी दूसरी बॉडी पे लगाया गया जो फोर्स होता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल मास कहते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली गई, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। तो इसको हम कैवेंडिस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसको कैवेंडिस ने क्या किया था, जनरेट किया था। इन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझिएगा, जी की वैल्यू कैसे निकाली गई थी। 9th तक तो आपको बता दिया जाता है कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, लेकिन आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि किस तरह से इसकी वैल्यू को निकाली गई। तो इसको निकालने के लिए, इसको समझने के लिए ध्यान से समझे इस बात को। सबसे पहले कैवेंडिस ने एक रिजल्ट सपोर्ट ले लिया, उससे एक स्ट्रिंग से एक रॉड एल लेंथ की लगा दी, उसके दोनों कॉर्नर पे सेम मास के दो बॉल लगा दिए। अब ये ग्लास का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लगा दिया। इसके बाद क्या किया इन्होंने, दो सेम मासेस को इन्होंने अपोजिटली साइड पे रखा, इसको इधर रखा और इसको इधर रखा, और इनके बीच की डिस्टेंस को फिक्स रखी। तो जब इन्होंने देखा कि ऐसा किया इन्होंने, तो ये जो पूरा सिस्टम था वो ऐसे रोटेट करने लगा। ऐसे क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। समझ रहे हैं बात आप, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि जब इन्होंने क्या किया, एक मास यहाँ पे लगाया, दूसरा मास यहाँ पे लगाया, और दो बल्कि मासेस लेते हैं, एक को इधर साइड में रखते हैं, एक को इधर साइड में, मतलब अपोजिट साइड में रखते हैं, और इनकी बीच की डिस्टेंस को क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो ये देखते हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऐसे रोटेट करने लगता है, ठीक है। रोटेट करेगा तो उसके ऊपर टॉर्क क्रिएट होगा। अच्छा, इसको हेनरी कैंडविस ने 1998 में, सोचिए 1668 में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है न्यूटन्स का आ गया था। अब इसको, इसकी जो वैल्यू कांस्टेंट की थी वो कैलकुलेट कब किया गया था, हेनरी कैंडविस के द्वारा 1798 में। इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, तो जो लगने वाला फोर्स होगा, जिसका सेटअप ये होगा। अगला जो होगा टॉर्क, क्योंकि घूम रहा है तो टॉर्क काम कर रहा है, तो एफ इन टू एल मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब क्या होता है कि इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये घूमेगा तो जो स्ट्रिंग है वो रीस्टोर होगी, वो ऐंठेगी, है ना। आपने देखा होगा कपड़े को जब आप ऐंठते छोड़ते हैं तो फिर से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करती है। तो कितना एंगल वो घूमा उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई थीटा, कितना फोर्स लगाया, कितना एंगल घूमा, तो टाउ इंटू थीटा हो जाएगा। अब आपने क्या किया, रीस्टोरिंग टॉर्क को फोर्स वाला जो टॉर्क निकाला था उन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। तो कि जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ थीटा आर स्क्वायर एम एम एल। अब इसमें सारी वैल्यूज़ आपको पता होती हैं, आर की वैल्यू पता होगी, लेंथ ऑफ द रॉड पता होगी, टाउ पता होगी, थीटा पता होगा, एम पता होगा, स्मॉल एम पता होगा, रख दीजिए, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हेनरी कैंडविस ने इसकी वैल्यू को निकाला था। चलिए अब अगली बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दो टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म जो है वो है बेटा ग्रेविटेशन। क्या टर्म है, ग्रेविटेशन, ठीक है। सबसे पहला टर्म है ग्रेविटेशन, दूसरा टर्म है ग्रेविटी, ठीक है। ये समझिए, ग्रेविटेशन क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब कि ये किसी भी तरह के मास के बीच में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। किसी भी, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, कोई बल्की बॉडीज़ हो गई, कोई हल्की बॉडी हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में ये क्या करता है, काम करता है ग्रेविटेशन, ठीक है। जो बल्की बॉडीज़ होते हैं, किसी भी तरह की बॉडी हो सकती है, लेकिन जब हम लोग इसी को स्पेसिफाई कर देते हैं अर्थ के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी भी एक तरह का फोर्स है। ग्रेविटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी, whereas gravitation is the force exerted by one body to other body। मतलब दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनके बीच में काम कर रही है, तो वो ग्रेविटेशन कहलाती है। लेकिन अगर वही जो है अर्थ और किसी जो है दूसरे बॉडी के बीच में काम कर रही है, तो वो ग्रेविटी कहलाएगी। अब देखिए, जब किसी बॉडी को हम लोग छोड़ते हैं तो अर्थ का जो मास है वो उस बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। अब यही चीज़ तो न्यूटन ने देखी थी कि भाई सेब ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, ये बात इन्होंने सोची। तो अब देखिएगा, तो इसको इन्होंने डिफाइन किया, कहा कि जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आती है वैसे वैसे इसके एक्सेलरेशन में चेंज होता है। जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आएगी वैसे वैसे इसके एक्सेलरेशन में चेंज होता है, क्योंकि फोर्स बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स अगर बढ़ रहा है तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल जी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अब ध्यान ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है,
तो अर्थ की रेडियस जो है आर ई है और इसका जो मास है वो एम ई है। अर्थ का मास एम ई है और छोटा सा मास इसके सरफेस पे रखा हुआ है और इसके बीच की रेडियस जो है आर ई है। तो देखिए कैसे फोर्स काम करेगा। तो सबसे पहले जो काम करेगा वो काम करेगा एफ इजिकल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल, ये हो गया ग्रेविटेशनल, ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटी होगी वो उसका वेट होगा, वेट का मतलब एम इंटू जी, क्योंकि जो फोर्स काम कर रहा है उसका एक्सेशन कितना है, ए था, उसको आपने जी से रिप्लेस कर दिया, है ना। कैसे? क्योंकि जो एक्सेलरेशन अर्थ के केस में काम करता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे जी से रिप्लेस कर देते हैं। अब और उसका एक नया नाम भी रखते हैं जिसे कहते हैं वेट, है ना। तो W इजक्वल टू एफ को ही W कह लेते हो और एम ए होता है ए को जी से रिप्लेस कर देना। तो ये दोनों रिलेशन आपके पास आ गए। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। इन दोनों को जब आपस में बराबर आप करोगे तो जी इजक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ पे आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इसमें सभी चीज़ें पता होती है, मास ऑफ अर्थ पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता होता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है, तो आपको जी की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब यहाँ से निकालते हैं तो जी की वैल्यू आती है 9.8। मास ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻24 होता है और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो जी की वैल्यू जो सरफेस ऑफ द अर्थ होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करें, आपकी कॉपी में दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, उसको देखें, सोल्यूशंस देखें और ट्राई करें। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। हम लोग बात करते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अब निकालने जा रहे हैं कि हाइट और डेप्थ के साथ किस तरह से जो है आपकी ग्रेविटी चेंज होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं अर्थ की, कि डेंसिटी कितनी होती है अर्थ की। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला आपका जानते हो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग मास ऑफ अर्थ को वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दें तो देखिए मास ऑफ अर्थ वॉल्यूम को लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दोनों चीज़ें पता होती हैं, 6400 किलोमीटर इसका जो है रेडियस होता है और मास जो होता है वो 4.6 रखेंगे, रख करके इसकी डेंसिटी निकालेंगे। तो जब इसकी डेंसिटी निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, इसकी जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, दिस विल बी the value of density, this will be 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी निकल के आती है जब इसको रख करके आप सॉल्व करते हो तो। ठीक है, कितनी आ जाती है, 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी है। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। अब डेंसिटी क्यों निकाली है तो आगे बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे आप। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो सरफेस पे तो 9.8 होती है, हमें पता है, बट वैल्यू ऑफ जी एबव द सरफेस ऑफ अर्थ हमें निकालना है। ये हमारा अर्थ है, अब फिगर को ध्यान से समझिए, ये अर्थ है, इसे एच हाइट पर एक मास रखा हुआ है। तो अब ये नेट हाइट कितनी हो जाएगी इसके सेंटर से, एच प्लस आर ई। तो पहले तो हमें सरफेस पे पता होता है कितना, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई। हाइट पे कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई, और इसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो आर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन आर ई। अब देखिएगा, जी सरफेस अपॉन जी हाइट, दिस विल बी इक्वल टू, हमने क्या करा, इसको सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करके इसमें से हमने आर ई को कॉमन ले लिया। आर ई को जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखना ऊपर में हमने क्या करा, आर ई को कॉमन लिया इसके नॉमिनेटर में। तो आर ई को स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, और नीचे आर ई तो आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखिएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जी अपॉन तो होल स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में है, ध्यान में रखिएगा, किस में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो जब ये ऊपर जाएगा, देखिएगा ये था ना जी सरफेस अपॉन जी हाइट, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो जी हाइट अपॉन जी सरफेस, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई -2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो -2 हो जाएगा। तो जी हाइट विल बी जी सरफेस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई -2। अब आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया गया होगा, जब आपको मैथमेटिक्स फॉर्मूले बताए गए होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि 1 प्लस एक्स टू पावर एन का होता है 1 प्लस एन एक्स, और उसके आगे एक्सपेंशन होता है, सारी वैल्यू छोटी होती चली जाती है। लेकिन जब 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस एन हो तो होता है 1 माइनस एन एक्स, ये वैल्यू आपको पता है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके आगे के टाइम बहुत छोटे हो जाते हैं इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है जी हाइट इक्वल टू जी सरफेस, देखिएगा जी सरफेस 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, तो पावर -2 है तो यहाँ 2h आ जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पे अगर ये वैल्यू को ओपन किया जाए तो हमारे पास आएगा जी हाइट, जी सरफेस माइनस जी टू। तो देखो सरफेस में से कुछ माइनस किया जा रहा है, सरफेस पे कुछ माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है तब। तो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होगी? तो बड़ी ये वाली वैल्यू होगी ना। इसका मतलब जी एट सरफेस इज ग्रेटर देन जी एट हाइट। और यही निकालने के लिए आता है प्रूव दैट ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट इज लेस दैन इन कंपेरिजन जी एट सरफेस। मतलब अगर कोई हाइट पे है तो वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, सरफेस पे 9.8 होगी। ठीक है, सो व्हेन वी मूव अलोंग द सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस। तो बिलो द सरफेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये तो सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे है, ये पॉइंट यहाँ पर आपको ग्रेविटी निकालनी है। तो अब अगर डी डिस्टेंस है तो ये अगर रेडियस आर है तो ये आर माइनस डी हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि अब जब ये नीचे आएगा तो इसका मास भी तो कम हो जाएगा ना, इतना मास इसमें से कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें मास को देखना पड़ेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है एम ई अपॉन 4 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मास ऑफ रो इंटू 4 पाई, तो मास निकालेंगे। तो मास ऑफ द बॉडी, सो लेट द मास ऑफ द सिचुएटेड डेप्थ डी, देन एम डी इक्वल टू सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे आपको पता होता है मास ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए ना, पाई आर क्यूब होता है ना। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे सही कर लेंगे आप। यहाँ पे जो है आप इसको करेक्ट कर लेंगे। दिस विल बी पाई आर क्यूब होता है, सो दिस विल बी क्यूब, दिस मस्ट बी क्यूब। ओके, नाउ एट द डेप्थ सरफेस पे क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ डेप्थ में कितना हो जाएगा रो, डेंसिटी तो भाई वही रहेगी अर्थ की, बट वॉल्यूम कम हो जाएगा, 4/3 पाई आर माइनस डी हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, ये कट गया ऊपर वाला। ठीक है, तो इतना मास तो इतना लिया जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे आर माइनस डी लिख लिया। दोनों को ये देखिए, जी सरफेस ये आ गया, और जी एट सरफेस एंड जी एट डेप्थ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी एट सरफेस पे आपने ये वाली वैल्यू रख दी है, रख करके सॉल्व किया तो जी एट सरफेस निकल के आपके पास आ गया, जी एट सरफेस कैपिटल जी रो 4/3 पाई। ठीक है, आप देखेंगे मैथमेटिक्स में समझ में आ जाएगा। इसके बाद जी एट डेप्थ निकालेंगे, ये वैल्यू पता है, तो जी एट डेप्थ मास मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई दिस, क्योंकि जी एम ई अपॉन आर होता है, तो आर माइनस डी इसमें रख दिया, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करते हैं। देखिए, जी एट डेप्थ अपॉन जी एट सरफेस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, और आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जी एट डेप्थ अपॉन जी एट सरफेस, दिस विल बी आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ से आर को कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आर को कॉमन जब लेंगे तो आर से आर कट गया, यहाँ से कट गया, तो क्या आ गया, जी डी अपॉन जी एस 1 - जी अपॉन आर। तो जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 - डी अपॉन आर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास ये निकल करके आ गया। तो अब आप देखो इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो जी डी इज इक्वल टू जी एस माइनस जी एस डी बाई आर। तो जी एस में से कुछ माइनस किया, जी एस का मतलब ग्रेविटी सरफेस, ग्रेविटी सरफेस में से कुछ वैल्यू माइनस की जा रही है, तभी इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो जी एस होगा इज़ ग्रेटर देन जी डी के बराबर होगा। ठीक है, जी एस जो होगा वो जी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आप देखिए और समझिए कि क्या इसमें बताया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सब की बात जो है हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। अगले वाले लेक्चर में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर कर दिया जाएगा, और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर